50 साल से ज्यादा पुरानी है। तब शादी ब्याह में दुल्हन पालकी में जाया करती थी। यह किस्सा ऐसे ही एक बारात वापसी से जुड़ा हुआ है। बिहार का दरभंगा जिला, जहां लगभग आधी रात के वक्त दो कन्हार एक दुल्हन की पालकी लेकर कच्चे रास्ते पर चल रहे थे। पीछे साइकिल से दूल्हा और साथ में कुछ पैदल बाराती थे। उस वक्त पैदल ही एक गांव से चलकर दूसरे गांव जाना होता था और रास्ते में अक्सर जंगल पड़ते थे। सभी चलते हुए काफी आगे निकल आए थे। उन्हें दरभंगा के नेहरा गांव पहुंचना था, जो अब कुछ ही किलोमीटर बचा हुआ था कि तभी डोली उठाए कन्हार ने कहा, मालिक 2/3 रास्ता पार हो चुका है, अब हमें रुककर आराम कर लेना चाहिए। ठीक है, हम काफी देर से चल रहे हैं और सभी थक भी चुके हैं। अब आगे जो भी रुकने की जगह दिखे वहां रुक जाएंगे। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक बड़ा चबूतरे वाला बरगद का पेड़ दिखा। बरगद के पेड़ के नीचे पड़ाव ले लिया गया। डोली जिसमें दुल्हन थी उसे बरगद के पेड़ के नीचे रखकर सभी चबूतरे के आसपास आराम करने लगे। वह एक सुनसान इलाका था, जिसके लिए बरगद के पेड़ के साथ साथ अंधेरे में वह जगह भी डरावनी नजर आ रही थी। मगर वहां रुकने के अलावा उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पिताजी, यह जगह तो डरावनी लग रही है और फिर रात का दूसरा पहर चल रहा है। हमारा यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। अरे कुछ नहीं है बेटा, कल फत्तू दीना सभी की बारात का पड़ाव यहीं रुका था। यहाँ डरने जैसा कुछ नहीं है। वैसे भी हमें कौन सी रात गुजारनी। यहाँ पर दोनों बातें कर रहे थे और बाकी लोग चबूतरे पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। इसीलिए उनका ध्यान पेड़ के पत्तों के बीच छिपे उस काला साया पर नहीं गया, जिसकी गहरी चमकीली आंखें उन सभी को घूर रही थीं। सभी थके हुए थे, इसीलिए कुछ ही देर में उनकी आंख लग गई। उधर डोली में बैठी हुई दुल्हन भी झपकी ले रही थी। देखते ही देखते सभी गहरी नींद में जा चुके थे और तभी एक काला साया पेड़ के नीचे उतरा और दुल्हन की डोली में समा गया। गहरा अंधेरा होने की वजह से उसे किसी ने नहीं देखा। डोली के अंदर एक तेज हलचल हुई और फिर सब शांत हो गया। कुछ देर बाद सभी जाग चुके थे। उठो सब लोग, अब हमें आगे चलना है। मोहन जरा नई बहुरिया को भी उठा दे। मोहन ने आगे बढ़ते हुए अपना सिर डोली के अंदर डाला। अरे सुनो, जाग जाओ, अब हमें आगे चलना है। तुम्हें कुछ पानी वगैरह चाहिए। दुल्हन जाग ही रही थी और मोहन के पानी पूछने पर उसने ना में सिर हिलाया। कन्हार ने डोली उठाई और सभी गांव की ओर चल पड़े। नई बहू घर में आ चुकी की थी। घर वालों ने उसका स्वागत किया और उसे उसके नए कमरे में लेकर गए। आज रात मोहन की सुहाग रात थी, मगर अभी तक वह कमरे में नहीं गया था। उधर सभी लोगों का खाना पना हो जाने के बाद दुल्हन की सासू माँ उसके लिए खाना लेकर कमरे की तरफ जा रही थी। उनके हाथ में खाने की थाली और दूसरे हाथ में लालटेन थी। कमरा घर के सबसे पीछे वाले हिस्से में था। घर बड़ा था, इसीलिए अंदर अंधेरा और शांत माहौल था। कमरे की ओर बढ़ते हुए सासू माँ को एहसास हुआ जैसे उनके आसपास कोई हो। उन्होंने लालटेन उठाकर इधर उधर देखने की कोशिश की, मगर उन्हें कोई नजर नहीं आया। मगर जैसे ही वह दोबारा आगे बढ़ी, उन्हें लगा उनकी साड़ी किसी ने पीछे से पकड़ रखी हो। उन्होंने बिना पीछे देखे गुस्से से कहा, कल्लो, क्या यह तू है? मैं कहती हूँ छोड़ मेरी साड़ी। मैं तेरी नई भाभी नहीं, तेरी माँ हूँ। मैं कहती हूँ छोड़ मेरी साड़ी। इतना कहते हुए सासू माँ जैसे ही पीछे पलटी, उनके ठीक पीछे एक बेहद खौफनाक साया खड़ा था, जिसे देखते ही उनके हाथ से खाने की थाली और लालटेन दोनों गिर गए। उधर जैसे ही मोहन और उसके पिताजी ने चीखने की आवाज सुनी, दोनों अंदर की तरफ भागे। अंदर का नजारा चौंका देने वाला था। लालटेन और खाने की थाली के साथ मोहन की माताजी भी जमीन पर पड़ी हुई थी। दोनों उन्हें किसी तरह उठाकर आगे वाले कमरे में लेकर आए। मोहन की माताजी एक बिस्तर पर लेटी थी। मोहन और उसके पिताजी उसके पास ही खड़े थे। दोनों के चेहरे पर गंभीर चिंता थी। नई बहू के आते ही यह कैसा अपशगुन हो गया। तभी माताज को होश आया। वो मेरे पीछे कौन था? अम्मा, तुम्हारे पीछे किसे देखा? तुमने कोई काली परछाई थी, बिल्कुल डरावनी। अरे कुछ नहीं शकुंतला, ज्यादा थकान की वजह से तुम्हें ऐसा लगा होगा। हमने वहां देखा कोई नहीं था। खैर, कुछ देर आराम के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बेटा मोहन, तुम भी थक गए होगे। नई बहुरिया का खाना लेकर तुम ही चले जाओ, बाकी बातें सुबह होंगी। मोहन ने हाँ में सिर हिलाया और किचन की ओर चला गया।
मोहन खाने की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ा था। उसने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, मगर उसने देखा दरवाजा खुला था, इसीलिए वह अंदर दाखिल हुआ। कमरा सजा हुआ था और वहां हल्की रोशनी थी। उसने देखा उसकी पत्नी मालिनी शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल बना रही थी। उसके खुले हुए बाल पैरों तक आ रहे थे, जिसे देखकर मोहन ने हैरानी से कहा, बाप रे, इतने लंबे बाल मैंने पहली बार देखा है। कमरे में मालती के शर्माते हुए हंसने की आवाज गूंज गई। मोहन आगे बढ़ा। उसने अभी तक अपनी पत्नी को नहीं देखा था। बाल बनाती हुई मालती को मोहन ने शीशे में देखा। मालती को वह देखता रह गया। इतनी खूबसूरत औरत उसने आज तक नहीं देखी थी। मालती भी मुस्कुराती हुई उसे ही देख रही थी। अचानक मोहन की नजरें उसकी मांग में लगे सिंदूर पर गईं। काला सिंदूर, तुमने काला सिंदूर लगाया है। मालती अपने बालों को सवार हुए शीशे में देखकर बोली, आपकी नजरें चौध आ गईं। जी, मैंने तो लाल ही सिंदूर लगाया है। इतना कहते हुए मालती मोहन की तरफ पलटी। उसका चेहरा देखते ही देखते काफी भयानक हो गया था। खुले बाल, उल्टे पैर और चमकती हुई आंखें। मालती का ऐसा रूप देखकर मोहन के शरीर का खून ठंडा पड़ गया। वह चीखता हुआ बाहर की तरफ भागा। बचाओ मोहन। दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर दरवाजा खोलने का नाम नहीं ले रहा था। तब तक मालती, जिसने प्रेतनी का रूप धारण कर लिया था, वह उसके नजदीक आते हुए बोली, मुझसे डरो मत मोहन, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तू मेरी पत्नी मालती नहीं हो सकती। बचाओ बचाओ। मोहन चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं निकल सकी। तब तक मालिनी ने उसके सामने आते हुए कहा, तुम ही मुझे अपने साथ लाए हो। जी हाँ, यह सच है कि मैं तुम्हारी मालती नहीं हूँ। जिस पेड़ के नीचे तुम सभी आराम करने के लिए रुके थे, उस बरगद के पेड़ पर मैं सदियों से रह रही थी। जैसे ही मैंने डोली और बारात देखी, मेरी इच्छा दुल्हन को देखने की हुई। तुम सभी जब गहरी नींद में सो रहे थे, तब मैं उसके अंदर समा गई। तब से मैं मालती के शरीर में रह रही थी। मोहन अभी भी डरा हुआ था। उसने घबराहट में मालिनी से पूछा, तो क्या तुम मुझे मारने आई हो? नहीं, मैं इस गांव में बहू बनकर आई हूँ और अब से नेहरा गांव की और तुम्हारी रक्षा मैं करूंगी। गांव वालों तक मेरा संदेश पहुंचाना। सभी से कहना कि गांव की खुशहाली और संपन्नता के लिए वो अपने घरों का चूल्हा दक्षिण दिशा में बनाए। हमेशा के लिए इसी गांव में रहूंगी। इतना बोलते ही मालती का शरीर लहराता हुआ जमीन पर गिर गया। फिर मालती ने होश में आते ही मोहन से पूछा, मुझे क्या हुआ था? जी कुछ नहीं मालती, तुम पूरी तरह से ठीक हो। बाद में इस घटना का जिक्र मोहन ने पूरे गांव भर में किया। कुछ लोगों ने उसकी बात मानी, मगर जिसने बात को अफवाह समझा, उसे धीरे धीरे प्रेत वधू के होने का एहसास हुआ। कुछ वक्त के बाद घटना हर तरफ फैल गई कि बिहार के नेहरा गांव पर किसी प्रेत वधू का साया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दक्षिण दिशा में चूल्हा बनाना अपशगुन माना जाता है, मगर आज भी नेहरा गांव में लोग अपने घरों में चूल्हा दक्षिण दिशा में बनाते हैं और इसे वह शांति और खुशहाली से जोड़कर देखते हैं।